पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय पहला देखने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.1 देख रहे हैं, जिसका अपन क्वेश्चन नंबर 5 करा है। इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। आपको इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे क्वेश्चन देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पुष्कर कोचिंग क्लासेस ब्यावरा यूट्यूब चैनल सर्च करें यूट्यूब पर, और प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपका क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या यह अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? यदि संख्या, देखना इसमें अपन को थ्योरी लिखना है और ध्यान से अपन समझ के इसकी थ्योरी लिखते हैं। लिखें हल में, यदि संख्या 6 की पावर n शून्य के साथ समाप्त होती है, तब शून्य के साथ समाप्त होती है, तब यह 5 से विभाज्य होगी। यह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में 5 अभाज्य संख्या है। पांच अभाज्य संख्या है, यह संभव नहीं है। देखें, यदि 6 की पावर n 6 की घात n शून्य के साथ समाप्त होती है, अगर 6 की घात n शून्य के साथ समाप्त होती है, तो तब यह 5 से विभाज्य होगी। तब यह किससे विभाज्य हो जाएगी? 5 से विभाज्य हो जाएगी। अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 की संख्या मिलेगी अपन को। अभाज्य गुणनखंडों में 5 अभाज्य संख्या है। 6 की पावर n के 5 अभाज्य संख्या होगी, यह संभव नहीं है, क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 हैं। 6 के गुणनखंड करेंगे अपन, क्या होंगे? 3 दूनी 6, 2 और 3 आएंगे। 2 और 3 और अंकगणित के अद्वितीय मूलभूत प्रमेय आशास्वित करती है कि करते हैं कि 6 की पावर n के अन्य गुणनखंड नहीं है। 6 की पावर n के अपन जानते हैं अन्य गुणनखंड नहीं होंगे। अन्य गुणनखंड नहीं है,
6 की पावर n के अन्य गुणनखंड नहीं है, अतः प्राकृत संख्या n का कोई भी मान ऐसा नहीं है, मान ऐसा नहीं है जिसका इकाई का अंक शून्य हो, जिसका इकाई का अंक शून्य हो, जिसका इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो। ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसका इकाई का अंक शून्य हो। एक बार और समझे इसे। यदि संख्या n के n शून्य के साथ समाप्त होती है तब यह 5 से विभाज्य होगी। तब यह किससे विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। संख्या 6 की पावर n शून्य के साथ समाप्त हो जाती है। आप जानते हैं अगर शून्य के साथ कोई भी संख्या, जैसे अपन को मिला है 50, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, 50 में अगर अपन भाग देंगे, 50 आ गया, पीछे 0 आ रही, तो किससे भाग जाएगा, इसमें 5 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, शून्य के साथ समाप्त होती है तो अपन समझ सकते हैं वो किससे भाग चला जाएगा, उसमें पूरा पूरा 5 से भाग चला जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने बता रहा हूँ आपको, ये लिखा मैंने यहाँ पे 50। अब ये संख्या किस पर समाप्त हो रही है, शून्य पर समाप्त हो रही है, तो अपन कह सकते हैं किससे विभाज्य होगी, अपनी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, यही बोला उसने। अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 के गुणनखंडों में संख्या 5 अभाज्य है। 6 की पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें संख्या 5 कैसी है, अभाज्य संख्या है। अब इसकी पावर n का मतलब इसकी पावर में कुछ भी संख्या हो सकती है। n क्या प्राकृत संख्या को बता रहा है, n के मान कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, पता नहीं अपन को, यह संभव नहीं है। गुणनखंडों में 5 अभाज्य संख्या या क्या बोल दी उसने, संभव नहीं है, क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 आते हैं। देखो अपन ने 6 के गुणनखंड करते हैं, क्या मिलते हैं, 3 दूनी 6 मिलेगा, 2 और 3 आते हैं। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 आते हैं। और अंकगणित के द्वारा अद्वितीय हल, अद्वितीय मूलभूत अशाश्वित प्रमेय शाश्वित करते हैं कि 6 की पावर n के अन्य गुणनखंड नहीं होंगे, 6 की पावर n के अन्य गुणनखंड नहीं मिलेंगे। अतः प्राकृत संख्या n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसका इकाई का अंक शून्य हो। ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसमें शून्य हो जाएगा। बस यही समझाना है इसमें, और थोड़ा आपको याद करके से लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन नंबर अपना 6 देख रहे हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11, ये 11 भैया, 7 × 11 × 13 + 13, 7 × 11 × 13 + 13 और नीचे कुछ संख्या दी गई 7 6 5 4 3 2 सब एक गुणा में दिए गए और प्लस का 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब अपन को बताना भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है ये अपन को बताना है। देखो भाज्य संख्या क्यों अपन ये देख रहे हैं, दिया है वो लिखते हैं पहले। तो अपन क्या दिया है, 7 × 11 × 13 + 13। अब इन तीनों का अपन में गुणा करेंगे, 7 11 13 गुणा करेंगे तो अपन को मिलेगा 1001 और प्लस 13 जोड़ देंगे, ये वाले 13, तो मिल जाएगा 1014। कितना मिल जाएगा, 1014। अब 1014 के अपन गुणनखंड करते हैं। 1014 गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, ये 1014 के आपके गुणनखंड हो जाएंगे। मैं आपको गुणनखंड करके दिखा देता हूँ। आप देखें 1014 के गुणनखंड करना है पर यहाँ पे किससे भाग दें, सबसे पहले 2 से, 2 पंजे 10, 0 भागने जाएगी, 2 7 14, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 2 बज गए, 3 छंग 18, 3 नाम 27, फिर किससे जाएगा 13 से, 13 एकम 13, 3 बज गया, 13 3 39, फिर जाएगा 13 एकम 13। तो 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 क्या गुणनखंड हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। किसके गुणनखंड हो गए, ये अपने 1014 की, यही मैंने आपके सामने लिखे हैं। 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, ये 1014 के मैंने गुणनखंड कर दिए। अब आगे देखें, चूँकि यह 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, नीचे देखना है अपन,
चूँकि यहाँ 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह एक संयुक्त संख्या है। गुणनखंड दे रखा है उसने अपन को, यह एक संयुक्त संख्या होगी। यहाँ लिख देते हैं संयुक्त। यह एक संयुक्त संख्या है, मतलब जुड़ी हुई संख्या है। ठीक है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस के 5। अब इतना गुणा करेंगे अपन। 7 2 एकम 2 2 2 एकम 2 3 दूनी ये हो जाएगा 6 6 का गुणा 4 में 6 चौके 24 24 पंजे 120 हो जाएगा। और इन सब का गुणा कराएंगे तो अपन कितना मिलेगा 5040। और ये प्लस 5 जोड़ना है तो ये अपन इसमें 5 जोड़ देंगे। अगर अपन ने 1 से लेके यहाँ तक सबका आपस में गुणा कर दिया 5040 प्लस का अपन ने इसमें 5 जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे तो आपको पता चल ही गया कितना मिल जाएगा 5045 हो जाएगा। अब 5045 का अपन गुणनखंड करना है। 5045 बराबर होगा आपके पास में 5 × 1000। 5 मैंने इसमें तो कॉमन ले लिया। देखो 5 एकम 5 0 0 5 9 45 ये वापसी आ जाएगी सर। 5 अपन ने इसमें से बाहर कर लिया 5 × 1009 के रूप में लिख दिया। यहाँ अभाज्य संख्या यहाँ अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड 5 और 1009 का गुणनफल है। 1009 का गुणनफल है। 5 और 1009 का गुणनफल है, अतः यह एक संयुक्त संख्या है। किसी संख्या है ये एक, अतः यह एक संयुक्त संख्या है। नीचे लिख देंगे अपन अतः यह एक संयुक्त संख्या है। किस संख्या हो जाएगी? अतः यह एक संयुक्त संख्या है। एक बार वो देख लें। अगर सबसे पहले तो इन सबका इंटू कराएंगे 1001 आएगा प्लस 13 जोड़ देंगे 1014 हो जाएगा। 1014 की मैंने गुणनखंड कर दिए 2 × 13 × 13 हो जाएंगे। चूँकि यह 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह एक संयुक्त संख्या हो जाएगी। इन सबका अपन ने यहाँ से लेके यहाँ तक का 7 × 5 × 4 × 3 × 2 एक सबका गुणा किया 5040 प्लस 5 जोड़ देंगे 5045। 5045 5 × 1009 करेंगे अपन। 5 × 1009 करने पर यह अभाज्य संख्या, यह अभाज्य गुणनफल 5 × 1009 का गुणनफल है, अतः यह एक किस संख्या हो जाएगी? संयुक्त संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लें आप इतना इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे एक ही स्थान पर और एक ही समय पर दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक मिलेंगे? एक ही समय एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तो आपको बताना है पुनः वो उसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। इसका हल करते हैं अपन। क्वेश्चन में दिएगा एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, तो अपन इसमें इनका क्या निकालेंगे? 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। वे पुनः
प्रारंभिक बिंदु पर 18 और 12 मिनट के सबसे न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे। सबसे न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे। न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल पर 1 मिलेंगे। 18 तथा 12 का लासा ज्ञात करना है। 18 और 12 का अपन को लासा ज्ञात करना है। अब देखें 18 का 2 से, 2 नाम 18, 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 12 का 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था 18 गुणनखंड लिखो। आप क्या हो रहा है 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3। अब अपन को इसका निकालना है लासा। जो दोनों मिल रहा है उसको तो लिखेंगे सही। 2 2 मिल रहा है, लिख लिया अपन ने दोनों में से 2। ये वाला 2 और ये वाला मिल गया। अब क्या मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, दोनों में से 3 लिख लो। अब क्या मिल रहा है अपन को, क्या नहीं मिल रहा, ऊपर 3 नहीं मिल रहा दोनों में। देखो ये दोनों संख्या तो मिल चुकी है, मिल गई, पर ये दोनों ऊपर की नहीं मिली है। तो यहाँ से अपन लिखेंगे 3 और ये लिख देंगे 2। आपस में गुणा कराएंगे, कितना मिलेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 थी 18, 18 दूनी 36। कितना मिल जाएगा, 18 दूनी 36 मिलेगा। अतः सोनिया तथा रवि, अतः सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्वेश्चन को आपको समझना है, एक साथ एक ही दिशा में चलते हैं दोनों, ठीक है ना। एक साथ चल रहे और एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कितने मिनट बाद मिलेंगे अपन को, 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।